नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज प्लॉट के इस विशेष कार्यक्रम में। हम द स्पेशल प्लॉट की अगली कड़ी लेके आए हैं, जिसके तहत हम ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि विदेशी मीडिया, खासकर CNN की इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने में कितनी ही पक्षपात भरी भूमिका रही है। उसी वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान हमेशा हमसे मीडिया युद्ध में जीत जाता है और हर युद्ध के बाद मीडिया नैरेटिव उसके पक्ष में ही रहता है। और तब हमने आपसे ये भी वादा किया था कि अपने आगे आने वाले वीडियो में हम इस बारे में कुछ विशेष बातें करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए करीब एक महीना बीत चुका है और इस बात में तो किसी को शक नहीं है कि इस युद्ध में विजेता कौन रहा। भारतीय वायुसेना के तगड़े प्रहार के कारण पाकिस्तानी वायुसेना की लगभग 10 से 15% ताकत खत्म हो चुकी है और साथ ही नियंत्रण रेखा से लगे लगभग 100 अग्रिम चौकियों को भी भारतीय थल सेना और BSF ने अपनी संयुक्त कार्रवाई के तहत नष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार लगभग जबकि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं और पाकिस्तानी सेना के 45 से 50 जवानों की जान गई है, तो पाकिस्तान को इस हादसे से उबरने में काफी समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन काफी समय तो लगेगा जरूर। अगर इसी घटनाक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को देखें तो जैसे लगता है कि ये मुकाबला एकदम बराबरी में छूट गया। भारत ने पाकिस्तान को थोड़ी हल्की चोट दी और पहलगाम हमले के खिलाफ भारत में जो आक्रोश उपजा था वो शांत पर हो गया और इससे ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस बात को भारतीय मीडिया जानती है, इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जानती है और पाकिस्तानी मीडिया भी जानती है, पर इसे स्वीकार नहीं करती। अब ऐसा क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान का इतना पक्ष क्यों लेता है और सब कुछ देखने के बावजूद वो आंखें क्यों मूंदे रहता है, इस बारे में आगे बात करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की जो प्रेस नीति है वो पूरी तरह से वेस्ट ओरिएंटेड है। उसका अपने पत्रकारों और अपनी मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है। इसको मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और 10 मई को युद्ध विराम हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रात को 12:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं तब ये सोच रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भला पाकिस्तान में कौन सुनेगा। वहाँ तो लगभग 70% जनता रात को 8 बजे बत्ती गुल होने के बाद ही सो जाती है और बाकी बची हुई जनता अपने अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इतनी देर रात गए सुनने की उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद मैंने ये रियलाइज किया कि दरअसल ये संबोधन पाकिस्तान के लोगों के लिए तो था ही नहीं। उस समय अमेरिका में दिन के करीब 10 बजे का समय होता है और यूके में दिन के 3-4 बज रहे होते हैं, अपराह्न के 3-4 बज रहे होते हैं। और तब यूके और यूएस का पूरा मीडिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की संबोधन को कवर कर रहा था और यूके और यूएस में रहने वाले और साथ ही साथ पश्चिमी गोलार्ध में रहने वाले जितने भी NRI पाकिस्तानी थे वो इसको सुन रहे थे और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार बन रहे थे। इससे भी कुछ पीछे जाकर बात करें तो 5 मई के आसपास पाकिस्तान की सेना ने रात को 2:30 बजे आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें यह बताया कि भारत की सेना अगले 36 घंटों में उसके ऊपर बड़ा आक्रमण करने वाली है। अब ये सोचिए कि 2:30 बजे रात को कौन सा पाकिस्तानी पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहा है। दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 70 से 80% ऐसे पत्रकार थे जो विदेशी पत्रकार थे और विदेशी समाचार एजेंसियों से संबंध रखते थे। उन्होंने तत्काल ये खबर अपने अपने चैनलों को भेजी और सुबह के 5-6 बजते भारत और पाकिस्तान के समय के हिसाब से सुबह के 5-6 बजते पूरे दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि भारत अब पाकिस्तान पे हमला ही करने वाला है और उसका बचाव करने के लिए बाकी देशों को आना होगा। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान की जो पूरी रणनीति होती है वो इसी हिसाब से होती है कि वेस्टर्न मीडिया को कितनी जल्दी और कितनी तेजी से इन्फ्लुएंस किया जा सके। ऐसे ही अन्य मामलों में पाकिस्तान के मंत्री और अधिकारीगण जब भी कोई बड़ी बैठक करते हैं तो लगभग 60 से 70% विदेशी संवाददाता ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं। दूसरी तरफ भारत में जब कोई महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो शायद उसमें 10% विदेशी संवाददाता भी भाग नहीं लेते और लगभग इंडियन मीडिया ही वहां मौजूद रहता है। यहाँ तक कि जब भारत में काम कर रही कोई समाचार एजेंसी अपने किसी प्रतिनिधि को वहां भेजने का फैसला करती है तो वो भी भारत का ही कोई पत्रकार होता है जिसकी उसके होम बेस पे कोई सुनता ही नहीं है। तो महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्राष्ट्रीय कवरेज में भारत और पाकिस्तान के बीच का पहला फर्क यही है। अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान की इतनी परवाह क्यों करता है? उसको पाकिस्तान से कोई खास मोहब्बत है या भारत से कोई खास नफरत है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है।
दरअसल पाकिस्तानी सेना इस पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है। हमने अपने वेबसाइट newsplot.co.in पे एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें हमने ये दिखाया है कि पाकिस्तानी सेना का अपना कारोबार अडानी और अंबानी के सभी फर्म्स को अगर मिला दे उससे भी बड़ा है। तो पाकिस्तानी सेना को इन सभी फर्म से एक बड़ा लाभ मिलता है और उसका उपयोग पाकिस्तानी सेना अपने प्रचार और प्रोपेगेंडा के लिए करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जितने भी फर्म्स हैं उनमें ऐड और विज्ञापन का एक बड़ा बजट होता है और उसका भी एक बड़ा हिस्सा विदेशी मीडिया चैनलों और उनके पत्रकारों को जाता है। पाकिस्तान में विदेशी मीडिया के पत्रकारों को किस तरह से फेवर दिए जाते हैं इसका उदाहरण आपको एक वेब सीरीज में मिलेगा। भारत के जियो हॉटस्टार पे रणनीति नाम की एक वेब सीरीज प्रसारित होती है जिसमें बालाकोट हमले के बाद जो कुछ भी हुआ और मीडिया ने जिस तरह का युद्ध लड़ा गया उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उसी के एक सीन में दिखाया गया है कि पाकिस्तान ISI का एक बड़ा अधिकारी अमेरिका के एक बड़े पत्रकार को लगभग $5 मिलियन सिर्फ इसलिए देता है कि वो F-16 को मार गिराए जाने की खबर को दबा दे। हालांकि ये काल्पनिक वाकया भी हो सकता है लेकिन हकीकत के बड़े नजदीक है। मैं खुद ऐसे कई सारे विदेशी पत्रकारों को जानता हूं जो अपने जीवन में एक बार पाकिस्तान में ड्यूटी पाना चाहते हैं जिससे वहां कुछ वर्षों तक रहने के दौरान ही वो अपने और अपने परिवार के लिए पूरे जीवन भर की संपत्ति जुटा सके। तो विदेशी मीडिया के पाकिस्तान के प्रति उदार होने का दूसरा बड़ा कारण ये है और इसी कारण से विदेशी मीडिया को पाकिस्तान सेना की छवि की बहुत परवाह रहती है। भारत के साथ अगर किसी भी युद्ध में पाकिस्तान सेना को कोई भी हार मिलती है तो इससे पाकिस्तान सेना की छवि को गहरा धक्का पड़ेगा और तब हो सकता है कि वहां के आंतरिक मामलों पर उसकी पकड़ कमजोर हो। जैसे जैसे उसके आंतरिक मामलों में पकड़ कमजोर होगी वैसे वैसे उसका बजट भी घटता जाएगा और तब विदेशी मीडिया को उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना कि आमतौर पे पाकिस्तानी सेना उसको प्रदान करती है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो यहाँ की सेना और यहाँ के रक्षा मंत्रालय के पास तो इतना बजट ही नहीं होता कि वो विदेशी पत्रकारों को किसी भी तरह का फेवर कर सके। भारत में सरकारी विज्ञापन से जुड़ा जो भी काम है वो DAVP नाम की एजेंसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा संभाला जाता है और उनको कभी भी भारत की रक्षा से जुड़े मामलों में कोई खास परवाह नहीं होती। भारतीय रक्षा एवं सुरक्षा प्रतिष्ठान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का काम न तो उनकी बकेट लिस्ट में कभी टॉप पे रहा है और न इस समय टॉप पे रहता दिखता है। साथ ही पाकिस्तान में विदेशी मीडिया की पकड़ इतनी मजबूत होने का एक और कारण है उसकी लोकतंत्र की विफलता। वैसे तो कहने को पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक राज्य है लेकिन वहाँ सभी पार्टियों को यह मालूम है कि अगर सत्ता मिलनी है तो वो सेना के भरोसे ही मिलनी है, बाकी सारी कारक बेकार है। इसीलिए जहाँ किसी भी लोकतंत्र में चुनाव के दौरान मीडिया की काफी अधिक भूमिका रहती है, पाकिस्तान में ये कोई खास भूमिका निभाता नहीं है। वैसे तो एक तरीके से देखें तो पाकिस्तानी मीडिया चुनाव के दौरान बड़े निष्पक्ष और निडर तरीके से अपनी रिपोर्टिंग करता है लेकिन अंतिम परिणाम पर उसका कभी कोई नतीजा पड़ता ही नहीं है। पिछले चुनाव की ही बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक भी ये रिपोर्टिंग करता रहा कि तमाम क्षेत्रों में किस तरह की बड़ी धांधली हुई है और कैसे इमरान खान के जीतते हुए उम्मीदवारों को अंतिम समय में हरा दिया है। लेकिन किसी ने भी इसकी कोई परवाह नहीं की, वहां के अंतिम नतीजों को अदालत में चुनौती तक नहीं दी गई। इसीलिए वहां की सेना के साथ साथ वहां के पॉलिटिशियंस को भी यह मालूम है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद वहां के स्थानीय पत्रकारों पे एक धेला भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है और उनका सारा पैसा विदेशी पत्रकारों के लिए सुरक्षित रहता है और ऐसे समय में काम आता है जब उनको कोई झूठा प्रोपेगेंडा चलाना हो और वार टाइम प्रोपेगेंडा उनके लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसी के साथ एक फैक्टर ये भी जुड़ा है कि विदेशी मीडिया घरानों को भी पाकिस्तान में लोकतंत्र फूले फले ये कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान में लोकतंत्र पनपेगा वहां की जो नागरिक सरकार होगी उसकी सेना के खर्चों पर निगरानी बढ़ जाएगी और तब सेना जिस तरीके से बेहिसाब तरीके से विदेशी मीडिया घरानों और विदेशी पत्रकारों पे खर्चा करती है वैसा कर नहीं पाएगी। इसीलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर रहे और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कोई खास भूमिका न रहे, इसको लेके विदेशी मीडिया घरानों में बहुत रुचि रहती है और वे प्रयास करते रहते हैं कि पाकिस्तानी सेना की छवि इस तरह से दुरुस्त रहे कि वे हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हावी हो सके और इसी कारण से युद्ध के समय झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होता है। इसी के साथ इस सारे मामले में पाकिस्तान का एक सामाजिक कारक भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास नहीं है, वहाँ सिर्फ 10% लोग हैं
जो एलीट कहलाते हैं, संपन्न वर्ग से आते हैं, और बाकी 90% जनता एकदम गरीब है, इम्प्रोविस्ट है, जिसको भारत में आप निर्धन कह सकते। और ये एलीट क्लास जो है वो भी अपने संपन्नता के लिए पाकिस्तानी सेना पे ही निर्भर करता है। अगर देश में लोकतंत्र फैलेगा फूलेगा तो हो सकता है कि संपत्ति का बंटवारा बाकी 90% लोगों में भी किया जाए, और वह बात इस एलीट क्लास को भाएगी। पाकिस्तान के इस एलीट क्लास के साथ जुड़ी एक बड़ी विशेष बात यह है कि वह कभी भी अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं पढ़ाते, वो विदेशों में पढ़ाते हैं, और खासकर ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जहां पूरी दुनिया के जो शासक वर्ग हैं उनके बच्चे पढ़े। उनके जो सहपाठी होते हैं वो किसी न किसी देश के बड़े नेता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बेटे और बेटियां होती हैं, और उन सबके साथ इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जनरल ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके जो बच्चे देश से बाहर पढ़ रहे हैं उनके पास इतना पैसा हो कि वो अपने सहपाठियों को गिफ्ट भी दे सके। अब अमेरिका जैसे देशों में किसी को अपने बच्चों को आर्ट्स में पढ़ाने की कोई खास रुचि नहीं होती है। वहां पे जो उच्च शिक्षा है वो बहुत महंगी होती है और एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जहां तक साइंस और बाकी स्ट्रीम्स की बात है तो लोग कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन आर्ट्स और मीडिया जैसे कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले स्ट्रीम्स में कोई भी अमेरिकी पेरेंट अपने बच्चे पे ज्यादा पैसा खर्चा नहीं कर पाता है। इसी कारण से पाकिस्तानी जनरल्स अपने बेटों और रिश्तेदारों के जरिए ऐसे बच्चों की तलाश में रहते हैं जिन्हें आर्थिक रूप से कठिनाई हो रही होती है, लेकिन वो मेधावी होते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे किस्सों को जानता हूं जिसके तहत पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई में योगदान किया। अब ऐसे बच्चे आगे चल के दो ही स्ट्रीम चुनते हैं, या तो राजनीति में जाते हैं या वे मीडिया में जाते हैं। और समय आने पे पाकिस्तान के जनरल्स जब अपने लिए कुछ मांगते हैं तो ये लोग उनको देने में हिचकते नहीं है। अब पाकिस्तान के जनरल्स को एक ही चीज चाहिए होती है कि जब कोई वॉर हो, कोई युद्ध हो, तो उसके पक्ष में प्रोपेगेंडा चलाया जाए, और ये तमाम पॉलिटिशियंस और मीडिया के लोग उस वक्त अपना एहसान चुकाने का सबसे अच्छा मौका समझते हैं। इससे इतर अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे जो वर्तमान सत्तारूढ़ वर्ग है उसकी कभी भी विदेशी मीडिया संस्थानों में, यहाँ तक कि विदेशी यूनिवर्सिटीज में भी कोई बड़ी पकड़ नहीं रही है। पिछले कई सालों से तमाम विदेशी उच्च शिक्षा के संस्थान भारत के वामपंथी लोगों के शरण स्थली रहे हैं, और वहां जो भी पढ़ाई करने जाता है वो ऐसे लिबरल विचारों से प्रभावित होता है जिसका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब भी राष्ट्र संकट में पड़ता है तो ऐसे लोग अपना किनारा कर लेते हैं, और उनका मानना होता है कि ऐसे पचड़ों में पड़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। सौभाग्य से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो हालात बदले हैं, और अब वो वर्ग भी धीरे धीरे सरकार के साथ आ रहा है। बात करें तो शशि थरूर जो लंदन के एक बड़े लॉ कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, वो भी अब सरकार की तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं पूरे देश में। और असरुद्दीन ओवैसी जिनका भी ऑक्सफोर्ड में काफी दखल रहा है और वहां से पढ़े लिखे हैं, वो भी सरकार के पक्ष में बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि भारत का एलिट और लिबरल क्लास भी धीरे धीरे सरकार के पक्ष में आ रहा है। अगर ये सिलसिला लंबे समय तक चला तो हो सकता है कि विदेशी मीडिया में भारत की पोजीशनिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन इसी क्लास के कई अन्य लोगों से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि हम इस पचड़े में अभी भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि इससे जंग के और भड़कने का खतरा है, और इससे हो सकता है कि हमारी अपनी जो आर्थिक स्थिति हो उससे नुकसान पहुंचे। तो जो लोग स्वयं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते उनके द्वारा किसी भी तरह की क्लास में डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान में अक्सर की जाती है उसमें भाग लेने की कोई संभावना ही नहीं है। और इसी कारण से हम आने वाले कुछ समय तक पाकिस्तान से इस मामले में थोड़े पीछे ही रहने वाले। लेकिन इस मामले में जितना दोष भारत के आम समाज और मीडिया का है उससे कहीं अधिक या उसके बराबर तो जरूर भारत के आधिकारिक चैनल्स का भी है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विदेशी मीडिया में भारत विरोधी खबरें छाई हुई थी तो मैंने अपने कुछ वरिष्ठ साथियों से ये आग्रह किया कि वे अपने अपने सहपाठियों और सहकर्मियों से ये कहें कि वो भारत के वर्जन को भी थोड़ा छापे, भारत जो बात कह रहा है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में जगह दिलवाएं। लेकिन इसके फीडबैक में जो मुझे बात मालूम हुई उसमें मुझे ये बताया गया कि दरअसल भारत का अपना तो कोई आधिकारिक वर्जन है ही नहीं। भारतीय मीडिया भारत के इस वर्जन को भी कवर करने के लिए तैयार था, और वो चाहता था कि भारत का कोई बड़ा मंत्री या अधिकारी उससे बात करे और उसको भारत से कुछ ऐसी मसालेदार खबरें मिले जिसको वो अपने यहाँ रिपोर्ट कर सके। भारत के विदेश मंत्रालय और सैन्य अधिकारियों की जो दिल्ली बैठकें हो रही थी उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं मिल रहा था उनको जिसको वो अपने होम डेस्क को यह कहकर प्रकाशित करवाएं कि उन खबरों को पूरे दुनिया में सुना और देखा जाएगा।
दूसरी तरफ पाकिस्तान के तमाम अधिकारी और उसके बड़े मंत्री हर रोज विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और इसमें ऐसे बड़े बड़े दावा कर रहे थे जिसकी पूरे दुनिया में चर्चा हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब मीडिया का ये स्वभाव है कि निगेटिव खबरों को वो ज्यादा कवरेज देते हैं। भारत की ओर से ऐसा कुछ था नहीं और इसी कारण से भारत की बातों को शुरुआत में इतना दम नहीं मिला। तो इस तरह से देखें तो भारत की जो ऑफिशियल प्रोपेगेंडा मशीनरी थी वो एकदम सीन से ही बाहर थी। भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सैन्य अधिकारियों के साथ बड़ी बैठकें करने में मशगूल थे, इसीलिए हो सकता है उनके द्वारा ऐसी बैठकें न की जा सके, लेकिन भारत के गृह मंत्री, भारत के वित्त मंत्री और भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री क्या कर रहे थे? उनकी तो इस पूरे ऑपरेशन में कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, फिर भी वो एकदम से मुक्त दर्शक बने हुए थे। दरअसल उनमें से एक बड़ा वर्ग मीडिया से और खासकर विदेशी मीडिया से कोई बात सिर्फ इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि उनके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिसके कारण प्रधानमंत्री नाराज न हो जाए। अगर डर का यही माहौल रहेगा तो शायद मीडिया से हम कभी बात ही नहीं कर पाएंगे और ऐसे हालात में विदेशी मीडिया हमारी बात सुनेगा कैसे और सुन के आगे पहुंचाएगा कैसे, इस बात पे विचार करने की बड़ी सख्त जरूरत है। अब अगर इतिहास की बात करें तो साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले के 3-4 महीने के दौरान उस समय की भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ बीबीसी रेडियो को 4 महीने में 7 से 8 इंटरव्यू दिए थे और भारत में जो कुछ भी हो रहा था, भारत को जो कुछ भी कठिनाइयां हो रही थी, वो पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने रखी। इसी के साथ साथ उन्होंने फ्रांस के अखबारों को, जर्मनी के अखबारों को, कनाडा के अखबारों को भी इंटरव्यू दिए और रूसी मीडिया तो उस समय पूरी तरह से भारत के पक्ष में ही था और इसी कारण से उस युद्ध के दौरान भारत की बात पूरी दुनिया में सुनाई दी और कई सारे देश भारत के समर्थन में उठ खड़े हुए। अगर भारत को भी आगे चल के कोई बड़ा एक्शन करना है तो ऐसी ही कोई बड़ी रणनीति अपनानी पड़ेगी और इसमें बड़े लोग, खासकर सत्ता में बैठे बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री की विशेष भूमिका होने वाली है। जब तक वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बड़ा मीडिया नैरेटिव जीतने की स्थिति में नहीं होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अपनी प्रोपेगेंडा रणनीति के इस पुराने घिसी पिटे तरीके पर चलते रहने के प्रति थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। अब इस बार क्या हुआ कि 7 मई को भारत ने जब आक्रमण किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, तब पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने भारत के 5-6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। उसके इस प्रोपेगेंडा ने भारत की सेना और उसकी सरकार को एक बड़ी मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया। अब अगर सामान्य सी बात होती और विदेशी मीडिया में इस बात का इतना प्रोपेगेंडा नहीं होता तो भारत बात को अनदेखा भी कर सकता था और वैसे ही अपने रुख को ठंडा रख सकता था, जैसा कि उसने बालाकोट के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी उसके बाद किया था। क्योंकि उस कार्रवाई में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, इसीलिए भारत आगे की कार्रवाई न करने का फैसला भी कर सकता था। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में हल्ला हो चुका था कि पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और भारत को भारी क्षति पहुंचाई है, इसीलिए भारतीय सेना और उसके अधिकारियों को ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान को इतनी क्षति तो पहुंचानी पड़ेगी जो साफ साफ दिखाई दे और पूरी मीडिया को यह दिखे कि पाकिस्तान भी अब लंगड़ा कर चल रहा है और भारत का सामना करने की उसकी स्थिति नहीं है। इसीलिए 10 मई को जो हमने हमला किया वो इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया उसको झुठला नहीं पाई और पाकिस्तान ने 10 मई को जो हमले के दावे किए उसको विदेशी मीडिया में कोई जगह नहीं मिली। अब वो ये जगह इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान भी समझ गया था कि अगर हम भारत में किए गए अपने हमलों को प्रचारित करेंगे, उसके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो भारत के लिए भी किसी युद्ध विराम तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और तब शायद ये युद्ध और देर लग जाए। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी नए इंडिया की नई रणनीति के प्रति अपनी पुरानी रणनीति पे काम करना पड़ेगा। वैसे तो अभी के मीडिया नैरेटिव में उसका पलड़ा भारी है, लेकिन भारत के हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं उन हालात में पाकिस्तान को भी अपनी पुरानी रणनीति पे एक बार फिर से विचार कर लेने की जरूरत है। लेकिन इस पुनर्विचार की जितनी जरूरत पाकिस्तान को है उससे कहीं अधिक जरूरत हमको है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी छोटी और लिमिटेड स्ट्राइक्स का फायदा तभी होता है जब शत्रु पक्ष को यह लगे कि अब उस पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा और आगे अगर वो कोई भी कार्रवाई करेगा तो इससे भी बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। लेकिन जब पूरे दुनिया में उसकी जीत का डंका बज जाता है तो उसका ये मनोबल बढ़ जाता है और फिर उसके द्वारा कोई ना कोई और सकारात्मक कार्रवाई करने की संभावना बढ़ जाती है। अब ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने बड़े आतंकवादी ने ये दावा किया कि भारत ने उसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताकर पूरे दुनिया में उसकी छवि
और चौकड़ी कर दी है और उसके संगठन को पूरी दुनिया से चंदे के रूप में पैसे मिल रहे हैं। अगर हालात यही रहेंगे, मीडिया नैरेटिव इसी तरीके से चलेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी लिमिटेड स्ट्राइक का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो अगर भारत को बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है और ऐसे छोटे छोटे स्ट्राइक से ही अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो उसको मीडिया नैरेटिव वाली वॉर जीतने के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के 10 या 12 एयर बेसेस को भारी क्षति पहुंचाने का तब क्या मतलब बनता है जब पाकिस्तान के मंत्री पूरी दुनिया में ये कहते घूम रहे हैं कि हम ये युद्ध जीत गए, और साथ ही साथ उसके जो आतंकवादी हैं वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि भारत जितना कर सकता था उतना तो उसने कर लिया, अब आगे कुछ करेगा तो पाकिस्तानी सेना उसको और भी बड़ी चोट देगी। तो भारत को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी लड़ाई सिर्फ बमों और हथियारों के सहारे नहीं जीती जाती, इसके लिए शत्रु के दिमाग पर भी विजय पानी जरूरी है, और उसका सबसे अच्छा तरीका मीडिया नैरेटिव वाले वॉर को जीतना ही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भारत कर पाता है या नहीं, इस पे हमारी लगातार नजर रहेगी, और इस बारे में जो भी घटनाक्रम घटेगा उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ और बड़े तथ्य बताएंगे और कुछ बड़े खुलासे भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो होते हैं वो एकदम तथ्यों पे आधारित होते हैं और आपको सही जानकारी देते हैं। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का न्यूज प्लॉट। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट newsplot.co.in पे। नमस्कार।